हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे प्यारे चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स और करंट अफेयर्स का पीडीएफ नोट्स जो है लगातार आपको मिलता रहेगा। इससे आपकी तैयारी सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी। दोस्तों, हमने पिछले अपने लेक्चर में या अपनी इस लेक्चर सीरीज में ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस पर चर्चा की है, और उसी में जो है हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहते हैं, तथा दूसरी ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे हम न्यास परिषद कहते हैं। इसके बारे में हमने दोस्तों पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। तो मतलब जुडिशियल ऑर्गन है। तो हम इस जुडिशियल ऑर्गन शब्द की जो है एक छोटी सी व्याख्या कर लेते हैं। दोस्तों, जुडिशियल ऑर्गन से तात्पर्य ये है कि एक ऐसी संस्था जिसमें जो है न्यायिक संबंधी कार्य होते हैं, उसको हम न्यायिक संस्था कहते हैं। तो अब इसका तात्पर्य हुआ कि ये जो न्यायालय है, ये विवादों का निपटारा, यानी कि दो देशों के बीच में यदि विवाद हो जाए तो उसमें निपटारा करता है। और यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून में जटिलता हो या वह स्पष्ट न हो रहा हो तो उसकी ये व्याख्या करता है। इसके अलावा यदि संयुक्त राष्ट्र के ऑर्गन्स या उसके एजेंसीज अगर उनको कोई कानूनी राय किसी मुद्दे पर चाहिए होती है तो वो संयुक्त राष्ट्र के इस अंग से, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से वो मांगते हैं। तो इस न्यायिक अंग या जुडिशियल ऑर्गन की एक छोटी सी व्याख्या है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई। यहाँ पर चार्टर मिसिंग है, तो आप समझ लेंगे। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई तथा इसने अपना काम अप्रैल 1946 से शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है, और यही एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में नहीं है। शेष सभी अंगों का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। तो दोस्तों, आप ये समझ गए कि यही एकमात्र एक अंग है जिसका मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड में है। तो अब हम जानेंगे हेग नीदरलैंड की स्थिति कि वो जो है ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ये हमारा अपना प्यारा भारत है, और इसमें जो है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ पर मध्य एशिया के देश जैसे तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो इस तरह के ये सभी हैं। और इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये पूरा का पूरा क्षेत्र है कैस्पियन सी का। और उसके बाद ये यहाँ पर आपको तुर्की दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तुर्की जैसे जो देश है, तुर्की का कुछ हिस्सा आपका जो है यूरोप में स्थित है, कुछ हिस्सा एशिया में स्थित है। तो एशिया के हिस्से को तुर्की के एशियाई हिस्से को हम एनातोलिया कहते हैं, जबकि यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहते हैं। तो इस तुर्की के जो है इसके काला सागर या ब्लैक सी के मतलब पास स्थित है, ये काला सागर है। और इसके बाद ये यहाँ पर ग्रीस, ये यूरोपीय क्षेत्र है, ये रोमानिया है, यूक्रेन है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, आयरलैंड है, यही ग्रेट ब्रिटेन है आपका। तो ये सभी देश यहाँ पर स्थित हैं। और ये आपका ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, आप जानते हैं कि ये मेडिटेरेनियन सी का क्षेत्र है। और फिर ये यहीं पर किनारे पर जो है आपका नीदरलैंड हेग स्थित है, जहाँ पर आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आयरलैंड के पास, यानी कि पैसिफिक ओशियन में सॉरी ये पैसिफिक ओशन में नहीं, ये आपका अटलांटिक ओशन में पड़ेगा। तो ये आपका अटलांटिक ओशन में स्थित है। तो आपको नीदरलैंड की अवस्थिति क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार विवादों इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का समाधान करता है। ऐसे विवाद राष्ट्रों द्वारा, देशों द्वारा लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों एवं उनके अभिकरणों द्वारा न्यायालय की सलाहकारी
राय जानने हेतु कानूनी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमने बताया था आपको शुरुआत में ही। न्यायालय 15 जजों से मिलकर बनता है, जो 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। इस न्यायालय की कार्यकारी भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश तथा फ्रेंच है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में राज्यों के मध्य उपजे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान यानी पीसफुल सल्यूशन हेतु निम्न तरीके बताए गए हैं। इसमें से पहला है वार्ता, निगोशिएशंस। तो आपको हमने जब हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बताया था, तो उसी में हमने चर्चा की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहला जो उद्देश्य होता है, जब उसके पास शांति भंग होने की शिकायत की जाती है, तो वो जो है सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है कि वो दोनों पार्टीज़ के बीच में समझौता करा सके, यानी कि नेगोशिएशन का काम करती है। सबसे पहले वार्ता कराती है, फिर वार्ता के बाद वो समझौता कराती है। अगला है मीडिएशन। मीडिएशन पर अभी हम चर्चा करेंगे। फिर अगला है इन्वेस्टिगेशन, जांच। मतलब इसका तात्पर्य है कि जैसे अभी हमने बताया था उसी समय कि जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जांच का भी काम करते हैं, एक पैनल गठित करते हैं और पैनल फिर वो जाके जो है जांच करता है उसी क्षेत्र में। फिर अगला है मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अगला है समझौता, सेटलमेंट। तो उस समय हमने ये भी बताया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समझौता कराने का भी प्रयास करती है। फिर है अगला न्यायिक समाधान, यानी कि जब इस सबसे भी बात नहीं बनती है तो फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फिर न्यायिक समाधान करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से ये सभी तमाम बिंदु हैं जिनके अनुसार जो है शांतिपूर्ण समाधान किया जाता है। फिर इसके अलावा जो हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। मतलब ये दोनों एक समान शब्द हैं अगर हिंदी भाषा में कहा जाए, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इनका मतलब अलग अलग होता है। दोस्तों जैसे मीडिएशन है, तो मीडिएशन को जो डिक्शनरी में शब्द प्रयोग किया गया है वो मध्यस्थता है। दोनों के एक ही समान शब्द आपको मिलेंगे अगर आप डिक्शनरी में इसको चेक करेंगे, लेकिन मैंने और गहराई में जाकर इसको सोचा और उसके बाद हमने एक शब्द निकाला, सुलह। तो आप इस शब्द को आम बोलचाल की भाषा में या गाँव में सुन सकते हैं। और वैसे भी जब दो परिवारों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो फिर या फिर दो गुटों के बीच में कोई लड़ाई या दंगा हो जाता है तो फिर इस शब्द का विशेषता प्रयोग ये शब्द विशेषता प्रयोग होता है। तो सुलह दो पक्षों के मध्य विवाद होने की स्थिति में होता है, जिसके अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष द्वारा दोनों पक्षों को एक साथ लाकर विवाद निपटाने की कोशिश की जाती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब जैसे आपने आम जगहों पर देखा होगा या अपने आसपास ही देखा होगा कि जैसे जब दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो जब जो दोनों पक्ष हैं जब थाने में जाते हैं तो वहाँ पर जो एसआई होता है उसका पहला प्रयास यही होता है कि दोनों के बीच में समझौता या सुलह करवाई जा सके। तो वो फिर जो पक्ष पीड़ित है और जिसने कार्य कृत्य किया है तो उससे कहता है कि भाई आप इसको कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति दीजिए और फिर आप दोनों लोग सुलह कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। तो दोनों पक्ष जब तैयार हो जाते हैं तो फिर वो आपस में सुलह करवा देता है। तो इस तरह से ये एक तरह से मीडिएशन का काम करता है। अब हम जान लेते हैं आर्बिट्रेशन क्या है। आर्बिट्रेशन को मैंने मध्यस्थता ही रहने दिया है। तो आर्बिट्रेशन के अंतर्गत दोस्तों किसी तीसरी पार्टी के निर्णय को समझौते के रूप में दोनों पक्षों को मानना होता है। जैसे दोस्तों आप लोक अदालतों या पब्लिक कोर्ट के बारे में आप जानते हैं, तो वो विवादों के निपटारे हेतु जो है वो लगाई जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जज होता है और एक वकील होता है। तो वो लोग आपस में दोनों पक्षों से कंसर्न करके एक फ़ैसला देते हैं। तो वो फैसला दोस्तों जो है दोनों को मानना होता है, वो बाध्यकारी होता है। यद्यपि भारतीय संविधान तो यहाँ तक कहता है कि इस लोक अदालत के फैसले को किसी भी न्यायालय, उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, वहाँ पर इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह से ये आर्बिट्रेशन है और ये मीडिएशन है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता के बारे में सबसे पहले कहाँ से जानकारी मिलती है या मध्यस्थता की शुरुआत कैसे हुई।
दोस्तों सुलह तो पहले भी होती रही है, लेकिन मध्यस्थता जो विशेषता प्रकाश में आई वो इस तरह से, आर्बिट्रेशन इस तरह से प्रकाश में आई। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए आधुनिक इतिहास को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के आधुनिक इतिहास को पहचान वर्ष 1795 1795 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में होने वाली जय संधि के द्वारा प्राप्त हुई। तो मतलब ये यहाँ पर जय संधि का एक डॉक्यूमेंट मैंने छोटा सा दिया हुआ है आपको, और इसको आप देख समझ सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के जो उस समय के सम्राट थे उनके बीच में ये नेगोशिएशन या फिर ये ट्रीटी हुई। और इस ट्रीटी की डिज़ाइन अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा तैयार की गई थी, जो जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ये समर्थित थी। इसमें आप देखेंगे तो लिखा भी हुआ है एमिटी कॉमर्स एंड नेविगेशन बिटवीन द ब्रिटेनिक मैजेस्टी एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से इसमें शब्द लिखे हुए हैं, पुराना डॉक्यूमेंट है, इतना समझ में नहीं आता है। और दोस्तों ये जैसे फिलाडेल्फिया में ये हुआ था, तो इस तरह से इसी डॉक्यूमेंट के द्वारा सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती है आर्बिट्रेशन की। तो अब हम जानेंगे इसके बाद न्यायालय के सदस्य कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 जजों से मिलकर बनता है, यानी कि इस न्यायालय में 15 जज होते हैं जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि इनका चुनाव महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है। चुनाव तो एक साथ होता है, किंतु इनका जो मतगणना है इनकी अलग अलग होती है, अभी हम आगे जानेंगे। इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, यानी कि एक जज 9 वर्षों तक कार्य करेगा। दोनों अंगों के सदस्यों द्वारा मतदान तो एक साथ होता है, किंतु गणना अलग अलग होती है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में जो है, मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति के ही इलेक्शन को देख लें तो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग चुनाव होता है, और उसके बाद मतगणना जो है एक साथ, चुनाव तो एक साथ होता है लेकिन मतगणना दोनों की अलग अलग होती है। दोनों के सदस्यों का फिर मूल्य निकाला जाता है। तो उस तरह से जो है यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है कि मतदान तो एक साथ होता है, मतगणना अलग अलग होती है। तो उसके बाद है कि जो है इन सदस्यों का चुनाव ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी से दोनों अंगों द्वारा होता है। अभी हम ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करेंगे। क्या है ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसे हम निरपेक्ष बहुमत भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष न्यायालय के 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। और उसके बाद है न्यायाधीश पुनर्निर्वाचन के भी पात्र होते हैं। किसी न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके त्यागपत्र दे देने पर शीघ्रातिशीघ्र नए न्यायाधीश के लिए विशेष चुनाव यानी स्पेशल इलेक्शन होता है। उसका यह कार्यकाल अपने पूर्व जज के शेष कार्यकाल के लिए होता है। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, यानी सीक्रेट बैलेट द्वारा इसका मतदान किया जाता है। और इनका कार्यकाल उसका यह कार्यकाल अपने पूर्व जज के शेष कार्यकाल के लिए होता है। दोस्तों मतलब इसका तात्पर्य ये है कि जैसे आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि जो इस जज का चुनाव होगा, वो जो जज पूर्व में जिसने अपना इस्तीफा दे दिया है या फिर जो है उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका जो शेष कार्यकाल है उसके लिए इसका चुनाव होगा। तो अब यहाँ फिर है इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। फिर इनका जो कार्यकाल होता है इन्हीं 15 में से जो है ये चुने जाते हैं, और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। तो दोस्तों आपको न्यायालय के सदस्य के बारे में जानकारी मिल गई है। अब हम आइए बात करते हैं निरपेक्ष बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसे कहते हैं। सदन के कुल सदस्यों के बहुमत, यानी कि बहुमत किसको कहते हैं, जब आधे से एक अधिक हो जाए, को ही निरपेक्ष बहुमत कहा जाता है। इसका तात्पर्य दोस्तों ये है कि जैसे एक होता है कि जैसे साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का तात्पर्य है कि अगर सदन में मान लीजिए 100 लोग उपस्थित हैं तो उसमें से 51 लोग अगर वोट डाल दें तो वो प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। लेकिन निरपेक्ष बहुमत का मतलब है कि सदस्य की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत वहाँ पर होना चाहिए। बस निरपेक्ष का ये है। इसमें सदस्यों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सदस्य चाहे जितने उपस्थित हों उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें यह है कि जैसे अगर आपको 100 सदस्य हैं उस सदन में,
उस सदन की कुल सदस्य संख्या मान लीजिए 100 है तो उसमें 51 होने चाहिए, 51 होने चाहिए। उदाहरण स्वरूप भारत की लोकसभा में वर्तमान में जैसे 545 सदस्य हैं, जिसमें निरपेक्ष बहुमत या ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए आधे से एक अधिक अर्थात 273 सदस्यों के मतों की आवश्यकता होती है। तो इसका ये तात्पर्य है कि अगर 545 सदस्य हैं लोकसभा में, तो अगर ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए तो 273 सदस्यों का मत चाहिए होगा। तो आपको ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब भारत की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या स्थिति है। जस्टिस दलबीर भंडारी वर्ष 2012 में भारत सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामांकित किए गए। मतलब वर्ष 2012 में जस्टिस दलबीर भंडारी का नामांकन किया गया। उस समय जॉर्डन से आने वाले न्यायाधीश ऑन अल खाशुनेह के जो जॉर्डन से आते थे, ये जॉर्डन के प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए थे। इस कारण आईसीजे में उस पद की रिक्ति हो गई थी। इस चुनाव में जस्टिस दलबीर भंडारी संयुक्त राष्ट्र महासभा में 122 मतों 122 मतों से फिलीपींस के नामांकित उम्मीदवार फ्लोरेंटिनो को पराजित किया था। फिर नवंबर 2017 में श्री दलबीर भंडारी पुनः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित हुए। इस बार यूनाइटेड किंगडम ने अपने उम्मीदवार क्रिस्टोफर ग्रीनवुड को हटा लिया था और इनका चुनाव निर्विरोध हुआ था। एक तरह से हम कह सकते हैं उन्होंने अपने सदस्य को हटा लिया था। ये हैं जस्टिस दलबीर भंडारी। आइए कुछ इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पूर्व जस्टिस दलबीर भंडारी भारत की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। इससे पूर्व भी वह दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में तथा मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। तो आपको ये जस्टिस दलबीर भंडारी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक, क्योंकि ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो इस खबर के बारे में आपने खूब सुना भी होगा और ये उस समय बहुत अधिक मात्रा में प्रचलन में थी। तो अब हम जानेंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें और कुलभूषण जाधव मामले की बात ना करें तो ये ठीक नहीं होगा। तो अब हम जानेंगे कुलभूषण जाधव केस के बारे में। तो कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी थे, जिन पर पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूस और आतंकवादी होने का आरोप लगाया था और उसके बाद अप्रैल 2017 में उन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुना दी थी। तो मतलब इसमें पाकिस्तानी अदालत ने इनका पक्ष नहीं जाना और सीधा इन पर आरोप लगाया और बताया कि ईरान से इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इन पर बिना इनका पक्ष जाने इनको मृत्युदंड की सज़ा सुना दी। तो पाकिस्तानी अदालत द्वारा सुनाया गया यह निर्णय भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जुलाई 2017 को, यानी कि अप्रैल में इन पर निर्णय आया और 2017 में जुलाई में ही इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रश्नगत किया गया। इसमें प्रश्न किया गया भारत की तरफ से। तो भारत की तरफ से इस केस को लड़ने का काम किया था हरीश साल्वे जी ने। और हरीश साल्वे जी के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 1 रुपये फीस लेकर अपने देश का केस लड़ा था, जबकि पाकिस्तान के जो वकील थे उन्होंने कई करोड़ रुपए इसके लिए लिए थे। मई 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तानी अदालत द्वारा सुनाए गए निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी। यानी कि जब उस समय तो तुरंत में पाकिस्तान की जब अदालत उनको फांसी देने वाली थी, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले पर अंतरिम रोक यानी इंटरिम स्टे लगा दिया। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कहा गया कि जाधव को गैर कानूनी ढंग से डिटेन या निरुद्ध किया गया, जो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। न्यायालय ने अपने 2019 के यानी जो इसका फाइनल निर्णय आया उसमें न्यायालय ने माना कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। दोस्तों, भारत सरकार या हम कहें कि भारत राज्य ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान पर कई तरह के इस पर आरोप लगाए थे और वो आरोप बाद में सही सिद्ध हो गए। आरोप इस तरह से थे कि जैसे भारत ने कहा कि पाकिस्तान
पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। और पाकिस्तान ने जो है भारतीय लोगों को जो है सूचित नहीं किया, जो भारतीय एम्बेसी है पाकिस्तान में उसको सूचित नहीं किया। इसके अलावा जो है भारत की लोगों के संपर्क को उसने रोका, भारत के लोगों से उसका संपर्क नहीं उनका होने दिया। तो इस तरह से जो है ये वियना कन्वेंशन का एक उल्लंघन है। इसी निर्णय में उसने कहा कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देना चाहिए। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि धीरे धीरे फिर प्रक्रिया की शुरुआत हुई। उनकी माताजी को और उनकी पत्नी को जो है वहाँ बुलाया गया और जो है उनको फिर उनसे मतलब उनका मिलाप हुआ। और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे उनके एम्बेसीज, जो भारत के एम्बेसीज है उनका संपर्क हुआ पाकिस्तान के में जो बंद थे कुलभूषण जाधव उनके साथ। फिर धीरे धीरे जो है वो केस आगे बढ़ रहा है। तो उस पर लेकिन रोक लगा रखी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उनकी फांसी पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि काउंसलर एक्सेस क्या होता है। 1963 में की गई वियना कन्वेंशन काउंसलर एक्सेस के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। तो इसी वियना कन्वेंशन का उल्लेख किया गया है इसमें। तो वियना कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो दो स्वतंत्र राज्यों के मध्य, दो स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य उनके काउंसलर रिलेशंस की व्याख्या करती है। तो काउंसल क्या होता है? काउंसलर का तात्पर्य है परामर्शदाता एक तरह से। तो काउंसिल कोई राजनयिक या डिप्लोमेट्स नहीं होता है, बल्कि वह विदेशी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। मतलब विदेशी राज्य का तात्पर्य, जैसे अगर भारत में किसी विदेशी को गिरफ्तार या डिटेन कर लिया जाए, उसकी अरेस्ट कर लिया जाए उसको या डिटेन कर लिया जाए, तो भारत की पहली जिम्मेदारी है वियना कन्वेंशन के तहत कि वह जो है उसी संबंधित देश को की एम्बेसी को सबसे पहले बताए। तो और जो काउंसलर होगा, जो उनका परामर्शदाता होगा, वो कोई डिप्लोमेट्स नहीं होगा, तो वह बल्कि वह विदेशी राज्य का एक प्रतिनिधि होता है तथा अपने देश के व्यक्ति जिसे दूसरे देश द्वारा निरुद्ध किया गया है के लिए वह कार्य करता है। उसको एक तरह से सारी चीज़ें मुहैया कराता है, लीगल मतलब एडवाइस मुहैया कराता है, वकील मुहैया कराता है। इस तरह से वो उसका प्रतिनिधि होता है, दूसरे देश का प्रतिनिधि होता है। वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 36 कहता है कि किसी दूसरे देश के नागरिकों के गिरफ्तार या निरुद्ध किए जाने पर बिना किसी देरी के उसके दूतावास को सूचित किया जाना चाहिए। तो आपको काउंसलर एक्सेस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो काउंसलर का, जैसे इस शब्द की अगर हम मतलब निकालें तो काउंसलर का तात्पर्य है परामर्शदाता और एक्सेस का मतलब पहुंच, यानी कि परामर्श, उसका जो परामर्शदाता है, जो उसका लीगल राइट है किसी भी व्यक्ति का, उसका ये मान लीजिए कि हाँ एक तरह से लीगल राइट ही कह सकते हैं, तो वो जो है उसकी उस संबंधित व्यक्ति तक पहुंच, इसको हम काउंसलर एक्सेस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और यहीं से हम अपने लेक्चर की समाप्ति करते हैं। दोस्तों आप जो है अपनी जैसे हमारे चैनल पर आपको लगातार इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जानकारी मिल रही है, आपको इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी मिल रही है, आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की जानकारी मिल रही है। यद्यपि के भी क्लासेस ये चल नहीं रही हैं लेकिन ये चलेंगी फिर। और इसी तरह आप जो है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में, आप जो है करंट अफेयर्स के बारे में इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन्हें जो है फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इससे आपको ये भी अपनी PDF नोट्स लगातार डालते रहते हैं अपने लेक्चर का, तो हाँ शायद लेक्चर का नहीं डालते हैं, तो किंतु करंट अफेयर्स का नोट्स ये लगातार आपको देते रहेंगे। इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप इनको ज्वाइन करिए और फिर उसके बाद आनंद उठाइए। और ये भी हमारे चैनल के साथ ही ये भी कार्य कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।